ज्ञान गंगा विद्यालय हिंदी माध्यम कक्षा 9 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, आज हम गद्य खंड का छठा पाठ प्रेमचंद के फटे जूते पढ़ेंगे, जिसे लिखा है हरिशंकर परसाई ने। तो हरिशंकर परसाई के जीवन परिचय को हमेशा की तरह पहले हम इनके जीवन परिचय को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग प्रेमचंद के फटे जूते गद्य पढ़ेंगे। हरिशंकर परसाई का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। नागपुर विश्वविद्यालय से एमए करने के बाद कुछ दिनों तक अध्यापन यानी पढ़ाना, शिक्षण का कार्य किया। सन 1947 में स्वतंत्र लेखन करने लगे। जबलपुर से वसुधा नामक पत्रिका निकाली, जिसकी हिंदी संसार में काफ़ी सराहना हुई है। सन 1995 में उनका निधन हो गया। हिंदी के व्यंग्य लेखकों में उनका नाम अग्रणी है। परसाई जी की कृतियों में हंसते हैं, रोते हैं, जैसे उनके दिन फिरे, कहानी संग्रह, रानी नागफनी की कहानी, तट की खोज यानी उपन्यास है, तब की बात और थी, भूत के पांव पीछे, बेईमानी की परत, पगडंडियों का जमाना, सदाचार का ताबीज, शिकायत मुझे भी है, और अंत में निबंध संग्रह है उनका वैष्णव की फिसलन, तिरछी रेखाएं, ठिठुरता हुआ गणतंत्र, विकलांग श्रद्धा का दौर, व्यंग्य संग्रह, ये सब उल्लेखनीय है इनके। भारतीय जीवन के पाखंड, भ्रष्टाचार, अंतर विरोध, बेईमानी आदि पर लिखे उनके व्यंग्य लेखों ने शोषण के विरुद्ध साहित्य की भूमिका का निर्वाह किया। उनका व्यंग्य लेखन परिवर्तन की चेतना पैदा करता है। कोरे हास्य से अलग यह व्यंग्य आदर्श के पक्ष में अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक पाखंड पर लिखे उनके व्यंग्यों ने व्यंग्य साहित्य के मानकों का निर्माण किया। परसाई जी की बोलचाल की सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं, किंतु संरचना के अनूठेपन के कारण उनकी भाषा की मारक क्षमता बहुत बढ़ जाती है। ये तो हो गए लेखक हरिशंकर परसाई जी के जीवन परिचय। अब हम लोग पाठ पढ़ेंगे प्रेमचंद के फटे जूते। तो इस पाठ में प्रेमचंद के फटे जूते जो लिखे हैं हरिशंकर परसाई जी ने, इसमें प्रेमचंद जी के एक फ़ोटो को देखकर, जिसमें उनके जूते फटे हुए थे, उनके व्यक्तित्व की सादगी, उनकी अंतर्भेदी सामाजिक दृष्टि का विवेचन किया है और आज के मनुष्य के दिखावे की प्रवृत्ति तथा अवसरवादी पर करारा व्यंग किया है। प्रेमचंद जो कथा सम्राट हैं, उपन्यास सम्राट हैं, उनके रूप में प्रसिद्ध थे। वे कितना सादा जीवन जीते थे, यही इस पाठ में बताया गया है। चलिए फिर हम विद्यार्थी मित्रों हम लोग पाठ पढ़ते हैं प्रेमचंद के फटे जूते। प्रेमचंद का एक चित्र मेरे सामने है। पत्नी के साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। सिर पर किसी मोटे कपड़े की टोपी, कुर्ता और धोती पहने हैं। कनपटी चिपकी है और गालों की हड्डियां उभर आई हैं, पर घनी मूछें चेहरे को भरा भरा बतलाती हैं। पाँव में कैनवास के जूते हैं, जिसके बंद बेतरतीब बंधे हैं। लापरवाही से उपयोग करने पर बंद के सिरों पर लोहे की पतरी निकल जाती है और छेदों में बंद डालने में परेशानी होती है, तब बंद कैसे भी कस लिए जाते हैं। दाहिने पाँव का जूता ठीक है, मगर बाएं जूते में बड़ा छेद हो गया है, जिसमें से उंगली बाहर निकल आई है। मेरी दृष्टि इस जूते पर अटक गई है। सोचता हूँ फ़ोटो खिंचाने की अगर यह पोशाक है तो पहनने की कैसी होगी। नहीं, इस आदमी की अलग अलग पोशाकें नहीं होंगी। इसमें पोशाकें बदलने का गुण नहीं है। यह जैसा है वैसा ही फ़ोटो में खिंच जाता है। यानी कि यहाँ पर लेखक जी ने ये बताया है कि प्रेमचंद जी का जो स्वभाव था, वो जिस तरीके से थे उसी तरीके से उन्होंने ये फ़ोटो खिंचाया है। यानी उनके निजी जीवन को ये फ़ोटो पूरा झलक देता है, उनका निजी जीवन किस प्रकार का था। मैं चेहरे की तरफ देखता हूँ। क्या तुम्हें मालूम है, मेरे साहित्य पुरखे की तुम्हारा जूता फटक गया है और उंगली बाहर दिख रही है। क्या तुम्हें इसका जरा भी एहसास नहीं है? जरा लज्जा, संकोच या झेप नहीं है? क्या तुम इतना भी नहीं जानते कि धोती को थोड़ा नीचे खींच लेने से उंगली ढक सकती है? मगर फिर भी तुम्हारे चेहरे पर बड़ी बेपरवाही, बड़ा विश्वास है। फोटोग्राफर ने जब रेडी प्लीज़ कहा होगा
तब परंपरा के अनुसार तुमने मुस्कान लाने की कोशिश की होगी। दर्द के गहरे कुएं के तल में कहीं पड़ी मुस्कान को धीरे धीरे खींचकर ऊपर निकाल रहे होगे कि बीच में ही क्लिक करके फोटोग्राफर ने थैंक यू कह दिया होगा। विचित्र है यह अधूरी मुस्कान। यह मुस्कान नहीं, इसमें उपहास है, व्यंग है। विद्यार्थी मित्रों, जैसा कि अपने उन लोग फ़ोटो खिंचाने जाते हैं तो उसके लिए एक अच्छी पोशाक पहन करके जाते हैं और जो भी हमारी कमियां होती हैं उसको छिपाने की कोशिश करते हैं। मान लो जैसे जब प्रेमचंद के जूते फटे थे तो यहाँ पे लेखक ने कहा कि अगर वो चाहते तो धोती से वो उसको छिपा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने छिपाने की कोशिश नहीं की। यानी कि समाज को वो दिखाना, अपना वास्तविक रूप दिखाना चाहते हो, इस तरीके से उन्होंने फ़ोटो खिंचवाया है। यह कैसा आदमी है जो खुद तो फटे जूते पहने फ़ोटो खिंचा रहा है पर किसी पर भी हंस भी रहा है। फ़ोटो ही खिंचाना था तो ठीक जूते पहन लेते या न खिंचाते। फ़ोटो न खिंचाते तो क्या बिगड़ता। शायद पत्नी का आग्रह रहा हो और तुम अच्छा चलो भाई कहकर बैठ गए होगे। मगर यह कितनी बड़ी ट्रेजेडी है कि आदमी के पास फ़ोटो खिंचाने को भी जूते न हों। मैं तुम्हारी यह फ़ोटो देखते देखते तुम्हारे क्लेश को अपने भीतर महसूस करके जैसे रो पड़ना चाहता हूँ, मगर तुम्हारी आंखों का यह तीखा दर्द भरा व्यंग मुझे एकदम रोक देता है। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं समझते। समझते होते तो किसी से फ़ोटो खिंचाने के लिए जूते मांग लेते। लोग तो मांगने के कोट से वर दिखाई करते हैं और मांगे की मोटर से बारात निकालते हैं। फ़ोटो खिंचाने के लिए तो बीबी तक मांग ली जाती है। तुमसे जूते ही मांगते नहीं बने। तुम फ़ोटो का महत्व नहीं जानते। लोग तो इत्र चुपड़ कर फ़ोटो खिंचाते हैं जिससे फ़ोटो में खुशबू आ जाए। गंदे से गंदे आदमी की फ़ोटो भी खुशबू देती है। यहाँ पर लेखक ने एक प्रकार से व्यंग किया है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या कर लेते हैं ताकि फ़ोटो में वो अच्छे दिखें, भले उनकी वास्तविक दशा कोई कुछ भी हो। लेकिन उन्होंने यहाँ पे प्रेमचंद के फ़ोटो को देख करके उन्होंने यहाँ पर व्यंग करते हुए कहा है कि लोग फ़ोटो खिंचाने के लिए क्या क्या नहीं मांग लेते हैं। कोई कोट मांग लेता है तो बारात निकालने के लिए कार, मोटर कार, ये सब मांग लेते हैं। यहाँ तक कि लोग बीवी भी मांग करके करते हैं, फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो इनसे एक फ़ोटो खिंचाने के लिए एक जूते भी मांगते नहीं बना था। तो और फ़ोटो खिंचाने का महत्व क्या होता है ये शायद उस समय प्रेमचंद नहीं समझते होंगे, या फिर वो समाज को अपनी दशा दिखाना चाहते होंगे। किस वजह से उन्होंने इस तरीके का फ़ोटो खिंचाया उसके बारे में लेखक ने यहाँ पे आगे बताया है। टोपी 8 आने में मिल जाती है और जूते उस ज़माने में भी 5 रुपए से कम में क्या मिलते होंगे। जूता हमेशा टोपी से कीमती रहा है। अब तो जूते की कीमत और बढ़ गई है और एक जूते पर 2500 टोपियाँ न्यौछावर होती हैं। तुम भी जूते और टोपी के अनुपातिक मूल्य के मारे हुए थे। यह विडंबना मुझे इतनी तीव्रता से पहले कभी नहीं चुभी जितनी आज चुभ रही है जब मैं तुम्हारा फटा जूता देख रहा हूँ। तुम महान कथाकार, उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, जाने क्या क्या कहलाते थे, मगर फ़ोटो में भी तुम्हारा जूता फटा हुआ है। मेरा जूता भी कोई अच्छा नहीं है। यों ऊपर से अच्छा दिखता है, अंगुली बाहर नहीं निकलती, पर अंगूठे के नीचे तला फट गया है। अंगूठा ज़मीन में घिसता है और पैनी मिट्टी पर कभी रगड़ खाकर लहूलुहान भी हो जाता है। पूरा तला गिर जाएगा, पूरा पंजा छिल जाएगा, मगर उंगली बाहर नहीं दिखेगी। तुम्हारी उंगली दिखती है पर पाँव सुरक्षित हैं। मेरी उंगली ढकी है पर पंजा नीचे घिस रहा है। तुम पर्दे का महत्व ही नहीं जानते। हम पर्दे पर कुर्बान हो रहे हैं। यानी हम यहाँ पे लेखक कहते हैं कि हम अपनी वास्तविकता को छिपा कर, भले ही अंदर कुछ भी हो रहा है, भले ही मेरे जूते के तलवे फटे हैं और अंदर से मेरे पैर लहूलुहान हो रहे हैं, लेकिन बाहर किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा है। बाहर से अच्छा आवरण, उस पर पर्दा अच्छा पड़ा हुआ है, लेकिन तुम्हारा नीचे से सही है लेकिन ऊपर से फटा हुआ है, वो तुम सबको दिखा रहे हो। इस तरीके की बात यहाँ पर वो लेखक कहना चाहते हैं। तुम फटा जूता बड़े ठाठ से पहने हो, मैं ऐसे नहीं पहन सकता। फ़ोटो तो ज़िंदगी भर इस तरह नहीं खिंचवाऊँ, चाहे कोई की जीवनी बिना फ़ोटो के ही छाप दे। तुम्हारी यह व्यंग मुस्कान मेरे हौसले पस्त कर देती है। क्या मतलब है इसका? कौन सी मुस्कान है यह? क्या हीरो का गोदान, होरी का गोदान हो गया है? ये
प्रेमचंद के लिखे हुए कुछ प्रसिद्ध उपन्यास हैं, जिसमें उनके गोदान और पूस की रात और सुजान भगत का कहानी, ये सब उनके अच्छे अच्छे उपन्यास हैं जो प्रसिद्ध हैं। उसके बारे में लेखक ने थोड़ा बोला है। क्या होरी का गोदान हो गया है? क्या पूस की रात में नील गाय हल्कू का खेत चर गई है? क्या सुजान भगत का लड़का मर गया क्योंकि डॉक्टर क्लब छोड़कर नहीं आ सकते हैं? नहीं, मुझे लगता है माधो औरत के कफन के चंदे की शराब पी गया है। हाँ, वही मुस्कान मालूम होती है। मैं तुम्हारा जूता फिर देखता हूँ, कैसे फट गया। यह मेरी जनता के लेखक क्या बहुत चक्कर काटते रहे? क्या बनिए के तगादे से बचने के लिए मील 2 मील का चक्कर लगाकर घर लौटते रहे? चक्कर लगाने से जूता फटता नहीं है, घिस जाता है। कुंभन दास का जूता भी फतेहपुर सिकरी जाने आने से घिस गया था। उसे बड़ा पछतावा हुआ। उसने कहा, आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम। कुंभन दास जी द्वारा लिखा हुआ आवत जात पनहिया घिस गई, बिसर गयो हरि नाम, यानी आते जाते पनहिया यानी पहनने, पाँव में पहनने वाला जूता। तो आते जाते मेरे पाँव में पहनने वाले जूते घिस गए, बिसर गयो हरि नाम, यानी भगवान का नाम भी भूल गया, यानी इतने चक्कर काटने पड़े, उन्होंने लिखा था। तो उसी के बारे में यहाँ पे लेखक ने कहा कि क्या कुंभन दास की तरह तुम फतेहपुर सिकरी के चक्कर लगाते रहे हो? और ऐसा बुलाकर देने वाले के लिए कहा था, जिनके देखे दुख उपजत हैं, जिनको करबो परे सलाम। जिनको देख कर के मन में दुख पैदा हो, ऐसे लोगों को दूर से ही सलाम करें। चलने से जूता घिसता है, फटता नहीं। तुम्हारा जूता कैसे फट गया? मुझे लगता है तुम किसी सख्त चीज़ को ठोकर मारते रहे हो। कोई चीज़ जो परत पर परत सदियों से जम गई है, उसे शायद तुमने ठोकर मार मार कर अपना जूता फाड़ लिया हो। कोई टीला जो रास्ते पर खड़ा हो गया था, पर उस पर तुमने अपना जूता आजमाया। यानी कि लेखक का कहना है कि अगर वो कई जगह पे चक्कर काटते, ज़्यादा चलते, तो उनका जूता घिस जाता, फटता नहीं। लेकिन ये फटने की जो निशानी है वो किस कारण से हुई है, उसका अंदाज़ा लगाते हुए वे कह रहे हैं कि ज़रूर तुम किसी चीज़ को ठोकर मारे हो। और इस तरीके का एक व्यंग है, जैसे कि संसार के कुरीतियों पर या संसार के कई तरीके की जो दिक्कतें आती है, उसको अगर हल नहीं कर पाए आदमी, तो मन में गुस्सा होने पर उसको अगर हम कुछ निवारण नहीं कर पा रहे हैं, तो गुस्से में वो ठोकर मार मार के चलता है, अपना गुस्सा उस पर निकालना चाहता है। तो वो कह रहे हैं कि किसी टीले पर शायद तुमने ज़ोर ज़ोर से ठोकर मारा होगा, इस वजह से तुमने अपना जूता फाड़ लिया है। तुम उसे बचाकर उसके बगल से भी तो निकल सकते थे। टीले से समझौता भी हो जाता है। सभी नदियाँ पहाड़ थोड़े ही फोड़ती हैं, कोई रास्ता बदलकर घूमकर भी तो चली जाती हैं। तुम समझौता कर नहीं सके। क्या तुम्हारी भी वही कमजोरी थी जो होरी की ले डूबी? वही नेम धर्म वाली कमजोरी? नेम धर्म उसकी भी जंजीर थी, मगर तुम जिस तरह मुस्कुरा रहे हो, उससे लगता है कि शायद नेम धर्म तुम्हारा बंधन नहीं था, तुम्हारी मुक्ति थी। तुम्हारी यह पाँव की उंगली मुझे संकेत करती सी लगती है, जिससे तुम घृणित समझते हो। उसकी तरफ हाथ की नहीं, पाँव की उंगली से इशारा करते हो। तुम क्या उसकी तरफ इशारा कर रहे हो जिसे ठोकर मारते मारते तुमने जूता फाड़ लिया? मैं समझता हूँ, तुम्हारी उंगली का इशारा भी समझता हूँ और व्यंग मुस्कान भी समझता हूँ। तुम मुझ पर या हम सभी पर हंस रहे हो, उन पर जो उंगलियाँ छिपाए और तलुए घिसाए चल रहे हैं, उन पर जो टीले को बरकरार बाजू से निकल रहे हैं। तुम कह रहे हो, मैंने तो ठोकर मार मार कर जूता फाड़ लिया, उंगली बाहर निकल आई, पर पाँव बच रहा और मैं चलता रहा, मगर तुम उंगली को ढकने की चिंता में तलवे का नाश कर रहे हो। तुम चलोगे कैसे? यानी तलवा घिस जाएगा तो चल नहीं पाओगे। मैंने उंगली को भले ही जूता फाड़ करके उंगली बाहर निकाल लिया, लेकिन चल तो सकता हूँ, मेरा पाँव सही सलामत है। मैं समझता हूँ, मैं तुम्हारे फटे जूते की बात समझता हूँ, उंगली का इशारा समझता हूँ, तुम्हारी व्यंग मुस्कान समझता हूँ। विद्यार्थी मित्रों, इसी के साथ हमारा ये छठा चैप्टर प्रेमचंद के फटे जूते समाप्त होता है।